तारीख 10 जून 2011। देश की सबसे घनी आबादी वाले राज्य उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में रहने वाली शिखा दुबे किसी जरूरी काम से घर से बाहर गई, लेकिन फिर वो देर रात तक घर वापस नहीं आई। घर वालों ने पुलिस स्टेशन में शिकायत दर्ज करवाई। एक जवान लड़की दिन दहाड़े शहर से गायब हो गई। ये कोई मामूली बात नहीं थी। शहर में हंगामा मच गया। पुलिस को एक लाश मिली। परिवार वालों ने उस लाश की पहचान भी कर ली और उसका रीति रिवाज से अंतिम संस्कार भी कर दिया गया। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि आखिर जवान लड़की शिखा दुबे को किसने और क्यों मारा। पुलिस ने दिन रात एक करके इन्वेस्टिगेशन की और फिर जो सच्चाई निकलकर सामने आई उसे सुनकर लोगों के पांव के नीचे से जमीन खिसक गई। पुलिस ने बताया जिसकी हत्या हुई थी असल में कातिल भी वही थी। आखिर ऐसा कैसे हो सकता था कि जिसकी हत्या हुई हो उस केस का कातिल भी वही हो? क्या वाकई शिखा दुबे एक मिस्ट्री गर्ल थी या फिर असली सच्चाई कुछ और ही थी? आज के एपिसोड में हम शिखा दुबे मिस्ट्री केस को रीओपन करेंगे। शिखा दुबे इस कहानी की मुख्य किरदार, जो कि गोरखपुर के कमलेशपुरम इलाके में अपने परिवार के साथ रहा करती थी। शिखा पढ़ाई लिखाई में भी काफी अच्छी थी और स्वभाव से भी काफी शांत। साल 2011 की शुरुआत हो चुकी थी। इस साल शिखा 23 साल की पूरी हो गई थी। साथ ही दीनदयाल उपाध्याय यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन के प्रोग्राम में उसका एडमिशन भी हो गया था। शिखा के घर वाले अक्सर लोगों से कहा करते थे, हमारी शिखा बहुत मासूम और शरीफ है, इसका मन केवल पढ़ाई लिखाई में ही लगता है। फिर तारीख आई 10 जून 2011। शिखा ने अपने घर वालों से कहा, मैं कॉलेज के काम से बाहर जा रही हूँ, शाम तक वापस आ जाऊंगी, फिर कुछ स्पेशल डिनर भी बनाऊंगी। इतना कहकर शिखा अपने घर से निकल गई। फिर शाम हुई और शाम के बाद रात भी होने लगी, लेकिन शिखा वापस घर नहीं लौटी। घर वालों को चिंता हुई। काफी पता करने के बाद भी जब शिखा का कोई पता नहीं चला तो उसके पिता राम प्रकाश दुबे गोरखपुर पुलिस स्टेशन पहुंचे और कहा, मेरी बेटी शिखा दुबे कॉलेज के काम से निकली थी और अब रात हो गई है, अभी तक उसका कुछ पता नहीं है, प्लीज उसकी तलाश करिए। पुलिस ने शिकायत दर्ज की और शिखा के पिताजी से पूछा कि क्या आपको किसी के ऊपर शक है? तब शिखा के पिता ने दीपू यादव नाम के लड़के का नाम लिया और कहा, यह लड़का मेरी बेटी को परेशान करता था, इसका घर हमारे ही मोहल्ले में है, हो सकता है इसी ने मेरी बेटी को गायब किया। तुरंत पुलिस की टीम ने अपनी गाड़ी स्टार्ट की और दीपू यादव के घर पहुंची। लेकिन वहां उन्हें पता चला कि दीपू यादव कई दिनों से घर नहीं आया है, वो खुद ही गायब है। पुलिस को यकीन हो गया कि शिखा की गुमशुदगी में दीपू यादव का ही हाथ है। गोरखपुर शहर से एक जवान लड़की गायब हो चुकी थी। ये बात पूरे शहर में फैल गई। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन को तेज किया और उन्हें सरयू कैनाल कॉलोनी के पास के जंगल में एक जवान लड़की की लाश मिली। लाश का चेहरा समझ में नहीं आ रहा था, लेकिन उसने कपड़े वही पहने थे जो कपड़े पहनकर शिखा दुबे अपने घर से निकली थी। पुलिस ने शिखा दुबे के घर वालों को लाश की पहचान करने के लिए बुलाया। बॉडी के देखते ही परिवार वाले बोले, ये हमारी बेटी शिखा ही है, इसको दीपू यादव ने मारा है। इतना कहते ही परिवार वाले रोने लगे। फिर लाश का पोस्टमार्टम हुआ और उसमें पता चला कि लड़की को मारने से पहले उसके साथ जबरदस्ती भी की गई है। परिवार वालों ने लाश का पूरी रीति रिवाज के साथ अंतिम संस्कार भी कर दिया। अब पुलिस और परिवार वालों के सामने सवाल था कि आखिर शिखा दुबे को किसने और क्यों मारा।
पुलिस ने दीपू यादव को प्राइम सस्पेक्ट बनाया और उसकी तलाश शुरू कर दी। दीपू यादव के सभी दोस्तों को उठा लिया गया। उनसे सख्ती से पूछताछ हुई, लेकिन पुलिस को कोई कामयाबी नहीं मिल रही थी। फिर एक दिन पुलिस के पास एक अननोन कॉल आता है। फोन के उस तरफ से किसी ने कहा, दीपू यादव सोनभद्र में मिल सकता है, क्योंकि वो सोनभद्र काफी आया जाया करता था। शिखा दुबे मर्डर केस को सॉल्व करने के लिए पुलिस की टीम सोनभद्र के लिए रवाना हो गई। दिन रात एक करने के बाद पुलिस एक घर के सामने पहुंची और दरवाजे को खटखटाया, लेकिन किसी ने दरवाजे को नहीं खोला। फिर कुछ देर बाद पुलिस की टीम ने फिर से दरवाजे को खटखटाया, फिर भी दरवाजा नहीं खुला। पुलिस शाम तक वहीं रुकी रही। फिर उसे अंदर से कुछ आवाज आई। उसने फिर से दरवाजे को जोर जोर से खटखटाया और इस बार दरवाजा खुला। दरवाजा एक लड़की ने खोला था और उसे देखकर पुलिस के हाथ पांव फूलने लगे थे। ये लड़की वही थी जिसके कातिल को पकड़ने पुलिस सोनभद्र आई हुई थी। पुलिस के सामने खुद शिखा दुबे खड़ी हुई थी। पुलिस शिखा के साथ घर के अंदर पहुंची तो बेडरूम में दीपू यादव लेटा हुआ था। पुलिस को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। सरकारी दस्तावेज में जो लड़की मर चुकी थी वो शिखा दुबे जिंदा थी, और जो प्राइम सस्पेक्ट था वो शिखा के बेडरूम में नंगा लेटा हुआ था। भले ही पुलिस को यकीन नहीं हो पा रहा था, लेकिन सच यही था। फिर पुलिस ने शिखा और दीपू को गिरफ्तार कर लिया और उनसे इन्वेस्टिगेशन के दौरान सवाल किया कि मरने वाली लड़की कौन थी। अगर तुम जिंदा हो तो मर्डर किसका हुआ था? फिर शिखा दुबे ने कहा, पूरी साजिश मैंने ही रची थी। उस मर्डर को मैंने दीपू और उसके 2 दोस्तों के साथ मिलकर किया था। फिर शिखा दुबे ने आगे पुलिस को बताया, मैं और दीपू एक ही मोहल्ले में रहा करते थे। मुझे बचपन से ही दीपू के ऊपर क्रश था, लेकिन मेरी इमेज इतनी शांत लड़की की थी कि मैंने कभी अपने दिल का इजहार किया ही नहीं। फिर दीपू का एडमिशन भी मेरे कॉलेज में हो गया और हम दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। हम दोनों कॉलेज के बहाने एक दूसरे से मिलने भी लगे और एक दिन ऐसा भी आया जब हम दोनों के बीच फिजिकल रिलेशन बन गए। आगे शिखा ने बताया, फिजिकल होने के बाद मैं दीपू से और ज्यादा प्यार करने लगी थी। एक दिन मैंने दीपू से कहा, चलो हम लोग भागकर शादी कर लेते हैं, क्योंकि घर वाले हमारे रिश्ते के लिए कभी नहीं मानेंगे। फिर 18 अप्रैल 2011 को हम दोनों ने मंदिर में जाकर शादी कर ली और फिर हम दोनों अपने अपने घर में जाकर रहने लगे। लेकिन मैं बहुत दिनों तक दीपू के बिना नहीं रह पा रही थी और मुझे पता था कि मेरे पापा कभी मेरी शादी के लिए नहीं मानेंगे। इसके बाद मैं, दीपू और उसका एक दोस्त सुग्रीव ने मिलकर प्लानिंग की। सुग्रीव का ट्रांसपोर्ट का बिजनेस था। हम लोगों ने सोनभद्रा की रहने वाली एक गरीब लड़की पूजा को ढूंढा, जिसका शरीर और हाइट मेरी तरह थी। उसे काम का लालच दिया और कुछ पैसे एडवांस में भी दे दिए। वो काफी गरीब थी और उसकी छोटी सी बच्ची भी थी, इसलिए उसने काम के लिए हाँ कह दिया। फिर 10 जून को मैं अपने घर से निकली और बाजार से नए कपड़े खरीदे। इसके बाद मैं और दीपू सोनभद्रा की तरफ पड़ने वाले जंगल की तरफ निकल गए। वहीं सुग्रीव अपने ट्रक में पूजा के साथ खड़ा था। सुग्रीव के साथ उसका कंडक्टर भी था। फिर हम 4 लोगों ने मिलकर पूजा का तब तक गला दबाया जब तक उसकी जान नहीं चली गई, और पूजा के मरने के बाद मैंने अपने कपड़े पूजा को पहना दिए और ज्वेलरी भी उसे पहना दी, ताकि घर वालों को यकीन हो जाए कि ये बॉडी मेरी ही है। फिर सुग्रीव, दीपू और कंडक्टर ने मिलकर पूजा के चेहरे पर बड़े बड़े पत्थर से इतने वार किए कि उसको कोई पहचान ही ना पाए। इस तरह मैंने अपने प्यार को हासिल कर लिया। ये सुनकर पुलिस की टीम हैरान थी और इंसानियत शर्मसार हो रही थी। फिर पुलिस ने शिखा दुबे को उसके पिता के सामने पेश किया। पिता रो रहे थे। उन्होंने अपने बेटी के चेहरे को छुआ और फिर अपने आंसुओं को रोकते हुए कहा, ये मेरी बेटी ही है, लेकिन इसे जिंदा रहने का कोई हक नहीं।
इसने एक मासूम लड़की की हत्या की है। ये मेरे लिए मर चुकी है। इसे फांसी होनी चाहिए। ये शब्द एक पिता के अपनी बेटी के लिए थे, उस बेटी के लिए जिसने जवानी की खुमारी में इंसानियत को शर्मसार कर दिया था। पुलिस ने शिखा दुबे, दीपू यादव, सुग्रीव और उसके कंडक्टर को जेल में डाल दिया। चारों के खिलाफ कोर्ट में चार्जशीट पेश की। अभी भी ये केस कोर्ट में चल रहा है। इसका फैसला आना अभी बाकी है। इस कहानी का अफसोस उस पूजा के लिए भी है जिसने गरीबी और मजबूरी की वजह से एक ऐसी फर्जी नौकरी का ऑफर चुना जिसने उसकी जान ले ली और उसकी 3 साल की बच्ची को अनाथ कर दिया। अफसोस इस बात का भी है कि शरीर की जरूरतों को प्यार का नाम देकर लोग गुनाह करते रहते हैं। ऐसा ही एक गुनाह शिखा दुबे ने भी किया था। इस प्यार का ताजा अपडेट ये है कि जिस मोहब्बत और शादी के लिए शिखा और दीपू ने एक मासूम परिवार को तबाह कर दिया था, उसी शादी को इन दोनों ने जेल से बेल में छूटने के बाद तोड़ दिया था। कोलकाता की गलियों का ऐसा हाई प्रोफाइल केस जिसने कोलकाता वासियों को डरने में मजबूर कर दिया था। इसी केस की वजह से सेंट जेवियर्स के स्टूडेंट सड़कों में उतर गए थे। लोगों के बीच में ऐसा गुस्सा था कि कोलकाता के पुलिस कमिश्नर को अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। ये कहानी इंडियन पुलिस सिस्टम पर सवालिया निशान पैदा करती है। ये कहानी लक्स इंडस्ट्रीज के मालिक की बेटी और एक गरीब घर के बेटे की प्रेम कहानी है। ये कहानी प्रियंका तोड़ी और रिजवान उर रहमान के प्रेम और फिर शादी की है, जिस प्रेम का हासिल कुछ और नहीं सिर्फ और सिर्फ मौत थी। और उस मौत के तराजू में अमीर घर की लड़की को नहीं बल्कि गरीब घर के लड़के को चढ़ाया गया था। अपने बयान में एक बार फिर से प्यार का दावा करने वाली लड़की पलट गई थी। आखिर क्या हुआ था रिजवान उर रहमान के साथ? क्या ये वाकई सुसाइड केस था या फिर थी इसके पीछे कोई बहुत बड़ी साजिश? आज के एपिसोड में हम 27 साल के उम्र के रिजवान उर रहमान की मर्डर मिस्ट्री के केस को रीओपन करेंगे। रिजवान और प्रियंका की लव स्टोरी एक ऐसी प्रेम कहानी थी जिसके ऊपर एक पूरी फिल्म बन सकती है, लेकिन इस प्रेम कहानी की हैप्पी एंडिंग नहीं थी। रिजवान एक गरीब घर का लड़का जिसका परिवार कोलकाता के स्लम एरिया में रहा करता था, लेकिन बचपन से ही रिजवान पढ़ने लिखने में बहुत तेज था। इसने सेंट जेवियर से ग्रेजुएशन किया और फिर ग्राफिक्स का कोर्स करने के बाद एक अच्छे इंस्टीट्यूट में ग्राफिक्स का टीचर बन गया। रिजवान जिस इंस्टीट्यूट में टीचर था वो इंस्टीट्यूट इतना अच्छा था कि वहां लक्स इंडस्ट्रीज के मालिक अशोक तोड़ी की बेटी प्रियंका तोड़ी ने भी पढ़ने के लिए एडमिशन लिया। वैसे तो रिजवान प्रियंका का टीचर था, लेकिन उम्र में प्रियंका से केवल 4 साल ही बड़ा था। एक दिन की बात है, रिजवान क्लास में पढ़ा रहा था। प्रियंका भी उसी क्लास में थी, लेकिन प्रियंका का दिमाग पढ़ाई में ना लगकर रिजवान की पर्सनैलिटी में जा रहा था। तब प्रियंका ने अपनी फ्रेंड से कहा भी था, रिजवान सर की बात ही अलग है, ये टीचर ना होते तो मैं इन्हें प्रपोज कर देती। लेकिन प्रियंका को नहीं मालूम था कि मजाक में बोली ये बात एक दिन सच हो जाएगी। किसी को पता भी नहीं चला और पढ़ते पढ़ाते रिजवान और प्रियंका नजदीक आ गए। इन दोनों की नजदीकियां इतनी बढ़ गई कि दोनों को एक दूसरे से प्यार हो गया। रिजवान को पता था कि उसकी और प्रियंका की हैसियत में जमीन आसमान का अंतर था। दोनों के रिलीजन भी अलग थे।
इसीलिए रिजवान ने प्रियंका से कहा था, ये इश्क इतना आसान नहीं होने वाला है। तुम शहजादी हो और मैं गरीब इंसान। तुम्हारे घर वाले हमारी शादी के लिए कभी नहीं मानेंगे। तुम चाहो तो मुझे छोड़कर जा सकती हो। इसके जवाब में प्रियंका ने रिजवान का हाथ पकड़ते हुए कहा, चलो बिना घर वालों को बताए ही शादी कर लेते हैं। शादी के बाद मैं पूरी तरह से तुम्हारी हो जाऊंगी, फिर घर वालों को मानना ही पड़ेगा। वैसे भी आज के समय में रिलीजन का कॉन्सेप्ट पुराना हो गया है। फिर तारीख आई 18 अगस्त 2007। रिजवान और प्रियंका ने बिना घर वालों को बताए स्पेशल मैरिज एक्ट के तहत शादी कर ली। दोनों ने साथ में कुछ दिन और रातें बिताई। इसके बाद फिर से दोनों अपने अपने घर चले गए। लेकिन अभी तक दोनों में से किसी के घर वालों को नहीं पता चला था कि रिजवान और प्रियंका ने शादी कर ली है। फिर कुछ समय बीत गया और एक दिन अचानक रिजवान के पास प्रियंका का फोन आया। प्रियंका ने रिजवान से कहा, अब मुझे तुम्हारे बिना नहीं रहना। मेरा घर में मन ही नहीं लगता है। मुझे लगता है कि अब हम दोनों को अपने अपने घर वालों को बता देना चाहिए। तब रिजवान ने जवाब दिया, पहले मैं बताता हूँ, फिर तुम मेरे घर रहने आ जाना। इसके बाद तुम्हारे घर वालों को अपने आप ही पता चल जाएगा। रिजवान ने अपने घर वालों को बता दिया कि उसने प्रियंका से शादी कर ली है। वैसे तो रिजवान के घर वाले भी इस शादी के लिए तैयार नहीं थे, लेकिन बेटे की जिद के आगे रिजवान की मां ने हामी भर दी। फिर वो दिन भी आ गया जब प्रियंका अपने पिता का महल छोड़कर रिजवान के छोटे से घर आ गई। उसके घर वालों को पता चला। पिता अशोक तोड़ी कुछ रिश्तेदारों को साथ लेकर बेटी के ससुराल पहुंचे। वहां घुटने के बल बैठकर बेटी के पांव पकड़ लिए और कहा, बेटी मेरी कई सालों की इज्जत बचा लो, मेरे परिवार की नाक कट जाएगी। मैं किसी भी सूरत में किसी मुसलमान को अपना दामाद नहीं मान सकता हूं। अशोक तोड़ी ने फिर धमकी भरे लहजे में रिजवान से कहा, तुम पीछे हट जाओ, अभी तुम्हें मेरी ताकत का अंदाजा नहीं है। इतना बोलने के बाद अशोक तोड़ी रिजवान के घर से चले गए। अशोक तोड़ी के जाने के बाद रिजवान के घर वालों को अलग अलग पावरफुल लोगों से धमकियां मिलने लगी। रिजवान और प्रियंका को एहसास हो चुका था कि उनकी जान को खतरा है, इसलिए उन्होंने बिना समय गवाए कोलकाता पुलिस को लेटर लिखकर पूरा मामला बताया और कहा, प्लीज हम लोगों को सिक्योरिटी दीजिए। कुछ लोग अशोक तोड़ी के कहने पर हम लोगों को धमकी दे रहे हैं। इस कंप्लेंट के बाद कोलकाता पुलिस ने दिखाया था कि वो कितनी करप्ट हो सकती थी। रिजवान और प्रियंका की मदद करना कोलकाता पुलिस की ड्यूटी थी, लेकिन उन्होंने अशोक तोड़ी का साथ दिया और उन्होंने रिजवान को डराया, धमकाया, यहां तक कहा था कि वो प्रियंका को छोड़ दे, नहीं तो उसे किसी केस में फंसाकर जेल में डाल दिया जाएगा। इल्जाम है कि उस दौर के कोलकाता डीएसपी अजय कुमार ने रिजवान से कहा था कि अगर वो गिरफ्तार नहीं होना चाहता तो 1 हफ्ते के लिए प्रियंका को उसके पिता के घर भेज दे। फिर तारीख आई 8 सितंबर 2007। प्रियंका के घर वालों ने एक जाल बिछाया। प्रियंका के चाचा रिजवान के घर ये खबर लेकर पहुंचे कि प्रियंका के पापा की तबीयत बहुत खराब है, वो अपनी बेटी को देखना चाहते हैं। साथ ही चाचा ने गारंटी के तौर पर एक बॉन्ड पर सिग्नेचर भी किए कि 1 हफ्ते में प्रियंका को वापस उसके ससुराल छोड़ देंगे। इसके बाद प्रियंका मायके गई। 1 हफ्ते से ज्यादा का वक्त बीत गया, वो वापस नहीं आई। रिजवान परेशान होकर पुलिस के चक्कर काट रहा था, लेकिन पुलिस उसकी मदद करने को तैयार नहीं थी। करीब करीब 1 महीना बीतने वाला था कि एक दिन रिजवान के मोबाइल की घंटी बजी। उस तरफ उसकी पत्नी प्रियंका थी। वो जोर जोर से रो रही थी। इधर से रिजवान भी रोने लगा। फिर प्रियंका ने रिजवान से कहा, इन लोगों ने मेरा मोबाइल छीन लिया है, लेकिन तुम मुझे भूलना नहीं। चाहे महीने लग जाएं, साल लग जाएं, मैं तुम्हारे पास वापस जरूर आऊंगी। मुझे तुम्हारी बहुत याद आती है। मिस यू। रिजवान ने भी वादा किया, मैं पूरी जिंदगी तुम्हारा इंतजार करूंगा। ये आखिरी दिन था
जब प्रियंका और रिजवान ने एक दूसरे से बात की थी। इसके बाद इन दोनों ने एक दूसरे से कभी बात नहीं की। प्रियंका को वापस लाने के लिए रिजवान ने बहुत कोशिश की, लेकिन उसे पुलिस से किसी भी तरह का सपोर्ट नहीं मिला। 19 सितंबर को एसोसिएशन फॉर प्रोटेक्शन ऑफ डेमोक्रेटिक राइट्स को रिजवान ने एक लेटर लिखा और कहा, मैं भारत का एक संजीदा और ईमानदार नागरिक हूं। मैंने हमेशा संविधान की इज्जत की है। एक एडल्ट होने के नाते मैं और मेरी बीवी प्रियंका ने कानून के रास्ते जाकर एक दूसरे से शादी की। प्लीज मुझे मेरी बीवी से मिलवाने में मदद कीजिए। 19 सितंबर को रिजवान ने मदद के लिए लेटर लिखा और उसके ठीक 2 दिन बाद यानी 21 सितंबर को रिजवान की मौत हो गई। उसकी लाश साफ सुथरे कपड़ों में अशोक तोड़ी के घर के पास रेलवे ट्रैक पर मिली थी। उसके सर के पीछे एक चोट का निशान भी था, लेकिन पुलिस ने बिना पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आए ही रिजवान की मौत को सुसाइड घोषित कर दिया था। पुलिस के इस ऐलान के बाद खूब विरोध प्रदर्शन हुए। अफवाह फैली कि रिजवान की लाश को मॉर्चरी से गायब कर दिया गया है ताकि पुलिस इस मामले की जांच को गुमराह कर सके, सबूत मिटाए जा सके। इस अफवाह के बाद सेंट जेवियर्स के स्टूडेंट्स भी सड़कों पर उतर आए। पुलिस की एक गाड़ी को पब्लिक ने आग लगा दी। कुछ अधिकारी जख्मी भी हुए। कोलकाता जलने लगा। तब उस समय के बंगाल चीफ मिनिस्टर बुद्धदेव भट्टाचार्य की सरकार के ऊपर प्रेशर पड़ा। इसी प्रेशर की वजह से एक बार अशोक तोड़ी की गिरफ्तारी भी हुई, लेकिन बाद में वो जमानत में रिहा हो गए। फिर तब के कोलकाता पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी का मीडिया में एक बयान आया था। उन्होंने कहा, अशोक तोड़ी की मदद करना पुलिस का फर्ज था। 23 साल तक बेटी को पढ़ाया लिखाया, फिर एक दिन वो किसी के साथ रहने लगी। ऐसा सही तो नहीं है, इसलिए अशोक तोड़ी की मदद करनी चाहिए थी। पुलिस कमिश्नर प्रसून मुखर्जी के इस बेतुके बयान के बाद लोगों का गुस्सा पुलिस के ऊपर फूट गया। प्रसून मुखर्जी और पुलिस विभाग के 4 सीनियर अधिकारियों को हटा दिया गया। सरकार के ऊपर प्रेशर इतना बढ़ा कि केस को सीबीआई को ट्रांसफर किया गया, लेकिन सीबीआई ने भी पूरी इन्वेस्टिगेशन की शुरुआत सुसाइड एंगल से ही की और आत्महत्या के लिए उकसाने का केस बनाया गया। लेकिन रिजवान का परिवार मानने को तैयार नहीं था कि रिजवान ने सुसाइड किया है। फिर इस केस में एक टर्निंग पॉइंट आया। रेलवे पुलिस में सब इंस्पेक्टर अरिंदम मन्ना, जिसने रिजवान की डेड बॉडी सबसे पहले देखी थी, उसने अपना एक बयान दर्ज करवाया और कहा, रिजवान की बॉडी को रेलवे ट्रैक पर सबसे पहले मैंने देखा था और मैं ये दावे के साथ कह सकता हूं कि उसने सुसाइड नहीं किया था। उसे किसी ने काफी टॉर्चर किया था और उसके सर के पीछे चोट के निशान भी थे। ये केस सुसाइड का नहीं है, लेकिन सब इंस्पेक्टर अरिंदम मन्ना कोर्ट तक पहुंचता कि उससे पहले ही 11 फरवरी 2009 को रेलवे पटरी पर अरिंदम की लाश मिली। अगले ही महीने अरिंदम की शादी होने वाली थी। शरीर की हालत ऐसी थी कि एक नजर देखना मुश्किल था। सिर धड़ से अलग, हाथ टूटा हुआ, बाई पसली के नीचे गहरा जख्म, दाहिनी आंख निकली हुई, ऐसा कि जैसे किसी ने अरिंदम को भी बुरी तरह टॉर्चर करके मारा हो। लेकिन पुलिस ने इस मौत को भी सुसाइड घोषित करने में देरी नहीं की। लेकिन एक सवाल सबके सामने फिर खड़ा हुआ था कि कोई सुसाइड करने से पहले अपनी आंख क्यों निकालेगा। रिजवान के केस की इन्वेस्टिगेशन चल ही रही थी कि एक दिन प्रियंका ने भी अपनी चुप्पी तोड़ दी, लेकिन उसने अपने परिवार की असलियत के बारे में कुछ नहीं कहा, बल्कि कह दिया कि रिजवान अपने ही परिवार वालों से परेशान था। मुझे उसकी मौत का दुख है, लेकिन मेरे परिवार वालों ने तो कभी उसे कुछ कहा ही नहीं। उसकी मौत के पीछे मेरे परिवार का कोई हाथ नहीं है। प्रियंका के इस बयान के बाद रिजवान की मां टूट गई थी और कहा, मेरे बेटे ने जिस लड़की से सच्चा प्रेम किया
मुझे नहीं मालूम था कि वो ऐसा बोलेगी। मुझे तो लगता था कि वो मेरे बेटे के लिए इंसाफ की मांग करेगी, लेकिन अब मुझे पता चल गया है इस दुनिया में पैसे के सिवा कुछ भी ताकतवर नहीं है। प्रेम की कीमत तो कौड़ियों के भाव लगाई जाती है। फिर साल 2010 में कोलकाता हाई कोर्ट ने सीबीआई को फटकार लगाते हुए आदेश दिया कि सीबीआई रिजवान और रहमान के साथ हुआ क्या था, सीबीआई उसका पता लगाए। ये सिर्फ सुसाइड नहीं बल्कि मर्डर भी हो सकता है, इसलिए इस केस की इन्वेस्टिगेशन मर्डर एंगल से भी करे। सीबीआई ने इस मामले में अशोक तोड़ी, उसके साले अनिल सरफगी और भाई प्रदीप तोड़ी को जिम्मेदार मानते हुए चार्जशीट दाखिल की। साथ ही साथ कुछ पुलिस अधिकारियों के नाम भी इस केस में दर्ज हैं, लेकिन यह मामला अभी भी कोर्ट में है, कोई फैसला अभी तक नहीं आया है। आज भी रिजवान और रहमान के परिवार वाले इंसाफ के इंतजार में हैं। उन्हें एहसास हो चुका है कि पैसे और ताकत के आगे गरीबी सड़कों में मुजरा करती है। कहानी का अगला भाग सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें।